हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर में दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से रिलेट करती हैं। आइए उन पर बात करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है शेपिंग ए मोर डिसेबल्ड फ्रेंडली डिजिटल इकोसिस्टम। ठीक है, ये पहली न्यूज़ है, शेपिंग मोर डिसेबल्ड फ्रेंडली डिजिटल इकोसिस्टम। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब ये न्यूज़ हम क्यों पढ़ें, इसकी सबसे पहली चीज़ ये है, इंपॉर्टेंट मायने रखती है। ठीक, देखिए हमारे जो सिलेबस में, हमारे जीएस के पेपर में मेंशन है सोशल एम्पावरमेंट। सोशल एम्पावरमेंट, सामाजिक सशक्तिकरण मेंशन, प्लस ये जीएस पेपर 1 में मेंशन है, प्लस जीएस पेपर 2 की अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने बताया पेपर 1 में सोशल एम्पावरमेंट मेंशन है, एंड पेपर 2 में अगर हम जाएंगे तो हमें मिलता है यूनिट 12 में वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शन, यानी कि सुभेद्य वर्ग के लिए जो है कल्याणकारी योजनाएं, और इसमें केंद्र और राज्य दोनों की योजनाएं शामिल है। तो इस जो है यूनिट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है ये आज का आर्टिकल। अब जब हम इस तरीके से अपनी तैयारी करते हैं कि अगर हम कोई न्यूज पढ़ते हैं और रिलेटेड यूनिट, रिलेटेड टॉपिक के साथ उसको मैच कर पाते हैं, रिलेटेड ऐसे के साथ उसको मैच कर पाते हैं, तो हमारी जो तैयारी है वो टू द पॉइंट होने के नजदीक होती है। ठीक, तो आइए देखते हैं आर्टिकल में क्या क्या चीजें कही गई। उसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है कि यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं कि इस आर्टिकल से रिगार्डिंग या इस यूनिट से रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, तो क्वेश्चन है, केंद्र सरकार प्रायः राज्य सरकारों के समाज के अति संवेदनशील वर्गों के कष्ट निवारण में खराब प्रदर्शन की शिकायत करते हैं। जनसंख्या के इस वर्ग के सुधार हेतु सभी क्षेत्रों में केंद्र आधारित योजनाओं का उद्देश्य राज्यों के द्वारा बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करना है, समझाइए। ठीक, यानी कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट से उनके द्वारा जो सेंटर जो स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसका बेहतर इंप्लीमेंटेशन, बेहतर जो है उसकी क्रियान्विति नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो वल्नरेबल सेक्शन है, जिसमें डिसेबल्स आते हैं, जिसमें विडोज आती हैं, जिसमें ऐसे बच्चे आते हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, इन सभी का कल्याण सुनिश्चित होना होता है। ठीक, अगर वो स्कीम्स बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाती तो कहीं ना कहीं जो हमारी डेमोक्रेसी की सक्सेस है, हमारी लास्ट माइल की जो बात है कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का कल्याण सुनिश्चित होना है, वो चीजें नहीं हो पाती। तो इसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो कहा जा रहा है कि उनके बेहतर परफॉर्मेंस के लिए हम क्या ऐसी जो है स्कीम्स लेकर आए कि उनका इंप्लीमेंटेशन कितना बेहतर ढंग से करें और उनके गोल क्या होने चाहिए। तो वो कह रहा है कि डिस्कस करिए, सुझाइए। तो उसी से रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। ठीक, अब ये बात कही गई कि देखिए आज का युग डिजिटलाइजेशन का युग है, चौथी औद्योगिक क्रांति चल रही है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग है ना, और 3D प्रिंटिंग जैसी चीजों की बात होती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात होती है। ऐसे में जो वल्नरेबल सेक्शंस है उनकी लाइफ को इजी करना, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो तकनीकी है बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है। उस एसेट का यूज करके उनकी जीवन को न केवल बेहतर किया जा सकता है बल्कि हम एक गुड गवर्नेंस इंश्योर कर सकते हैं, एक कह सकते हो कि एक डेमोक्रेसी को हम स्ट्रेंथ कर सकते हैं और सोशल जस्टिस को बेहतर बना सकते हैं, सोशल जस्टिस इंश्योर कर सकते हैं। इन सब संकल्पनाओं को हम इस आर्टिकल में देखेंगे। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बातें बोली गई कि जो टेक्नोलॉजी को अगर हम ड्रिवन रखते हैं, टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन अगर हम रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सुभेद्य वर्ग है जिसमें दिव्यांगों की बात की गई है, उसकी जिंदगी को हम आसान बनाएंगे, उनके जीवन जीने को आसान बनाएंगे, जिससे हमारी जो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है वो केवल ना सुनिश्चित होगी, बल्कि जो हम एक बेहतर डेमोक्रेसी की बात करते हैं, सबको साथ लेकर और सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, वो जो संकल्पना है वो साकार होती नजर आएगी। तो ये देखिए कहा गया है बहुत ही क्लियरली कि जो 2011 की जो 11 की जनगणना है, 2011 यहाँ पर की जनगणना है, उसके हिसाब से भारत में 2.21%, मतलब 2.21% लोग विकलांग हैं। ठीक, 2011 की जो जनगणना है उसके हिसाब से 2.1% लोग भारत में विकलांग या दिव्यांग हैं। ठीक, अब WHO कुछ बात बोल रहा है, वो कह रहा है कि
वैश्विक जनसंख्या की 16% जनसंख्या कहीं ना कहीं दिव्यांग है, किसी न किसी दिव्यांगता का शिकार है, ठीक है, किसी न किसी प्रकार से वो डिसेबल है, ये WHO बोल रहा है। इतना इंपॉर्टेंट और एथेंटिक डेटा आपको देखिए मिल रहा है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हिंदुस्तान ने अब जो दिव्यांगता है उसके पैरामीटर को चेंज कर दिया है। अब जो पैरामीटर है वो 21 पैरामीटर्स है दिव्यांगता के, है ना। इस नियम के अनुसार, यानी कि WHO के नियम के अनुसार, भारत में 192 मिलियन जो टेक्नोलॉजी के द्वारा विकलांगों के जीवन को कैसे, खेल इत्यादि को सरल बनाया जा सकता है। यानी कि यहाँ ये बात बोली जा रही कि अगर हम तकनीकी का यूज करें तो न केवल उनके जीवन जीने में, उनके जो है उनकी खेल की संस्कृति को बढ़ावा देने में, जो दिव्यांगों के खेल वगैरह होते हैं उनमें भी हम उस जो है उस चीज को इजी कर सकते हैं और उनके जीवन को भी हम सरल और सुगम बना सकते हैं। आगे कहा गया कि 2020 में ये आंकड़े आए कि लगभग 75 मिलियन लोग इंटरनेट उपयोग करता है, जिसमें लगभग 12 मिलियन जो है, या 12 करोड़ लोग विकलांग जो हैं वो हैं और जो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। यहाँ पर ये बात, ये जो डेटा देकर ये बात कहने की कोशिश की जा रही है कि जो दिव्यांगों की जो टेक्नोलॉजी यूज करने की कैपेसिटी है उसको और इजी करना है, उसको और बढ़ाना है और उन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स पर फोकस करना है जो उनको जिंदगी जीने में कठिनाई देती हैं, उसको हमें सरल बना देना है। ठीक है, कहा गया मानव जीवन को तेजी से तकनीकी ने बदला है। ठीक, कोविड-19 के दौरान तकनीकी ने मानव जीवन को बहुत सुगमता प्रदान करी, मानव जीवन के लिए एट ईज ऑफ लिविंग उसमें बहुत हेल्प करी थी। ठीक, मनुष्य सामाजिकरण, मनोरंजन, शिक्षा, भोजन इत्यादि जो तमाम डिफरेंट सेक्टर्स हैं उसमें तकनीकी का यूज करता है। और ये पाया गया कि जो विकलांग हैं उनको तकनीकी का लाभ पहुंचाने में इसकी जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं, टेक्नोलॉजिकल जो नवाचार हैं, उनका यूज बेहतर तरीके से किया जा सकता है विकलांगों या दिव्यांगों की जिंदगी बेहतर बनाने में। और यहां तक बोला जा रहा है कि जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है इसमें और सहायक हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे सपोज करो कि पहले दिव्यांग ब्रेल लिपि का यूज करते थे। ठीक, जो दृष्टिबाधित लोग होते थे उनके लिए मिस्टर लुई ब्रेल ने जो है ब्रेल लिपि बनाई थी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो सिर्फ बोलने, उनके बोलने को एल्गोरिथम कुछ इस तरह से चेंज करेगा कि पूरी टाइपिंग होती चली जाएगी, है ना। तो ये जो चीज है, उनकी सेंसर्स इतने फास्ट हैं कि उन चीजों को जो है वॉइस को एक्सेप्ट करेंगे और सेम टू सेम टाइपिंग होती चली जाएगी। तो जो शब्दों की जो ब्रेल जो वर्ड्स होते थे उसमें उससे और एक स्टेप आगे हम बढ़ चुके हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह के माध्यम से। ठीक, आगे कहा गया कि समस्या में तथ्य आधारित मूल्यांकन करने पर फोकस किया गया, यानी कि डेटाबेस बात बोली गई है, एकदम टू द पॉइंट बात बोली गई है। जब आप ये आर्टिकल देख रहे हैं, मेरे द्वारा किया गया एनालिसिस सुन रहे हैं, तो यहाँ पर जब आप आंसर अपना लिखते हैं तो डेटा लेड आंसर पर सबसे अच्छा नंबर मिलता है। एनालिसिस और डेटा से उसको प्रूव करना, ये काम हमारे द्वारा किया जा रहा है, जो आपके लिए ना केवल अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेगा बल्कि आपकी दूसरे तरीके से हेल्प करेगा, आपके एनालिसिस को पावर को भी इंप्रूव कर देगा। ठीक, तो कहा जा रहा है तथ्य आधारित मूल्यांकन, यानी डेटाबेस एवेल्युएशन करने के लिए रिपोर्ट जारी की गई और उसमें पाया गया कि जो विभिन्न प्रकार के जो एप्स हैं उनमें ऐसे कौन से एप्स हैं जिनका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। भाई हम ये तो कह रहे हैं ना आज के टाइम में कि टेक्नोलॉजी के साथ लोग जो है जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी लेड गवर्नेंस है, टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट है, टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन सोसाइटी हो चुकी है। लेकिन आखिर उसमें हम ये डेटाबेस बात करने जा रहे हैं, कैसे कौन से जो है एप्स हैं या एप्लीकेशंस हैं जिनको ज्यादातर लोग यूज कर रहे हैं। तो उसमें पाया गया कि जोमेटो, स्विगी, पेटीएम, फोन पे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इस तरीके के जो एप्स हैं इनका सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक, और पाया गया कि जो एप्स का यूज है, विभिन्न जो एप्स हैं उनका यूज है, उनको हाई, मीडियम और लो कैटेगरी में डिवाइड किया गया कि ऐसे एप्स जिनका सबसे ज्यादा यूज होता है, कुछ एप्स जिनका मीडियम यूज होता है और कुछ ऐसे एप्स जिनका बहुत ही कम जो है क्षमता में प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा करने में यहाँ जो लो लेवल ऑफ यूज है इसमें कहीं ना कहीं जो डिसेबल्स हैं उनकी बात शामिल होगी। ठीक, जो डिसेबल हैं उनकी बात कहीं ना कहीं इसमें शामिल हो जाएगी। क्यों ऐसा होगा? वो इसलिए होगा क्योंकि जो डिसेबल हैं उनकी जिंदगी को जो इजी करने के लिए जो ऐप की आवश्यकता है, स्पेसिफिकली उन ऐप पर फोकस करना होगा। प्लस
जो ट्रेडिशनल ऐप्स हैं, मतलब ट्रेडिशनल ऐप का मतलब हुआ अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब जिनका यूज इन जनरल बहुत लंबे समय से होता रहा है, इन ऐप्स में भी इस तरीके के फीचर्स लाने की आवश्यकता है जो शुभेद्य वर्ग के लिए आसान चीजें कर देते हों। उनको कोई चीज ऑर्डर करनी है, कहीं पहुंचना है, उन चीजों को और आसान कर देते हो। ठीक, कहा गया कि जो व्हाट्सएप है उसकी उपयोगिता सर्वाधिक पाई गई। ठीक, बाकी कई ऐप्स हैं जो इस पहुंच से बाहर हैं, मतलब जो व्हाट्सएप है उसका जो यूज है, जो हाई क्लास यूज है, उच्च श्रेणी की उपयोगिताएं हैं, उसमें व्हाट्सएप को देखा जाता है। रिसर्च का उद्देश्य क्या है? जो आप ये आर्टिकल देख रहे हैं, इसका रिसर्च में जो उद्देश्य फोकस किया गया है कि वो किन बिंदुओं पर फोकस करें, तो इसका उद्देश्य दो बिंदुओं पर है। पहला है डिजिटल पहुंच पर, कि जो डिजिटल रीच है वो कितनी है, किस वर्ग के लिए है, मास के लिए है, वल्नरेबल्स के लिए ही है, सबको एक साथ लेकर कॉम्प्रहेंसिव तरीके से उसमें प्रॉब्लम सॉल्व की जा रही है। एक तो ये विषय है। दूसरा है उत्पादन डिजाइन। ठीक, कि जो प्रोडक्ट डिजाइनिंग है वो क्या इंक्लूसिव है, क्या उसमें समाज का जो सुभेद्य वर्ग है, वो दुनिया में किसी भी राष्ट्र का सुभेद्य वर्ग हो, डिसेबल्स हर जगह है जो WHO की रिपोर्ट बोलती है, क्या उसमें सभी देशों के या किसी भी व्यक्ति के जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, क्या उसके कल्याण के लिए उसमें बात की जा रही है? क्या ऐसे उसमें फीचर्स हैं जो उसकी जिंदगी को, उसके पढ़ाई लिखाई और जीवन जीने की प्रक्रिया को सरल बनाते हो? तो यहां पर ये दो चीजों पर बेसिकली फोकस किया गया है। अब कहा गया है एप्स और एप्लीकेशंस को दिव्यांग अनुकूल बनाना, साथ ही हमें अपने नजरिए को भी बदलने की जरूरत है कि हम दिव्यांग की जो तकनीकी है उसको केवल इजी ना बनाएं, बल्कि अपने पर्सपेक्टिव को भी चेंज करें। और ये पर्सपेक्टिव कैसा हुआ? दिव्यांगों के प्रति पर्सपेक्टिव। ठीक, दिव्यांगों के प्रति पर्सपेक्टिव। दूसरी चीज क्या है कि हम टेक्नोलॉजी को मास टेक तो बनाएं, प्लस हम उसमें सेंसिटिविटी का भाव रखें, संवेदनशीलता का तत्व लाएं। संवेदनशीलता का तत्व लाने का मतलब क्या है कि हम पर्पस सॉल्व भी करें। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है अलग अलग जो है सेक्टर्स में, उसमें पर्पस ड्रिवन टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए कि बेसिकली आप पर्पस भी सॉल्व करते देखें। सिर्फ बिजनेस आप बनाएंगे, मास एक खास जो है नीच वर्ग या मिडिल क्लास तक पहुंच रहे हैं, लेकिन ऐसा वर्ग जो तकनीकी आ जाने से उसकी जिंदगी ज्यादा बेहतर हो जाएगी, उस तक पहुंचना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसमें काम करने की आवश्यकता है। देश को अक्षमता, विशेषकर व्यापार समुदाय के भीतर अधिकार आधारित निवेश दृष्टिकोण को अपनाना होगा। ठीक, यानी कि ऐसे लोगों के लिए काम करना होगा जो बेसिकली जो है सुभेद्य वर्ग से संबंधित हैं। ठीक, वल्नरेबल सेक्टर से आते हैं। लेकिन बिजनेसमैन का एक ही उद्देश्य होता है, पैसा कमाना। उस पैसे कमाने के नजरिए में ये हमें पर्पस को डालना पड़ेगा। साथ ही अब चूंकि हमारे वेलफेयर स्टेट का हमारा कंसेप्ट है, ठीक, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की बात करते हैं, तो कम से कम राज्य अथवा सरकार इस तरीके से इनोवेशन में इनपुट डाले जिससे ऐसे सुभेद्य वर्ग के लिए पर्पस सॉल्व होता हो, या ऐसे प्राइवेट कंपनियों से इस तरीके से जो है ट्रीटी या उनके साथ इस तरीके से पैक्ट होने चाहिए जिसमें ऐसे सुभेद्य वर्ग के लिए तकनीकी नवाचार या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन दिखाई देता हो। ठीक, अब बात करते हैं कि यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एल्गोरिथम। ठीक, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिथम का यूज हम किस तरह से कर सकते हैं। तो कहा गया भारत सहित विश्व में प्रौद्योगिकी व नवाचारों में तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर है, जहां पर जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हर सेक्टर में है। टेक्नोलॉजी का उद्देश्य केवल लाभ कमाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य पूरी व्यवस्था में, पूरी अर्थव्यवस्था को तकनीकी आधारित बना देने का है। तो ऐसे में इस वर्ग के लिए, ये सुभेद्य वर्ग के लिए भी जो है काम किए जाने की आवश्यकता है। दूसरा, पहुंच तक बढ़ाने और परीक्षणों को स्वचालित करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं, साथ ही स्वचालन में भी मदद करते हैं। स्वचालन का मतलब होता है ऑटोमेशन, जैसे एलेक्सा हो गया, ठीक, सीरी हो गया। ये क्या है? जैसे कोई व्यक्ति दिव्यांग है, उसमें बेसिकली वो किसी भी चीज को इतनी जल्दी उठा पाने में सब जो है सक्षम नहीं है। लाइट
जलाने का काम हो गया, टीवी चलाने का काम हो गया, गेट खोलने का काम हो गया, या और छोटे छोटे जो काम हैं जो वॉइस से हो सकते हैं, वो सब काम करने की चीजें हो गई। उठकर जाने से संबंधित काम हो गया, देखने से संबंधित काम हो गया। इन सब चीजों को ऐसे जो है जो पर्पज हैं वो सॉल्व किए जा सकते हैं एआई के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। ठीक, सभी क्षेत्रों तक दिव्यांगों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक, ये कोशिश होनी चाहिए कि जो हमारा इंक्लूसिव डेवलपमेंट का कंसेप्ट है, इंक्लूसिव ग्रोथ का कंसेप्ट है, और जो सुभेद वर्ग के कल्याण का जो संकल्पना है, उसमें हम तकनीकी के माध्यम से पर्पज सॉल्व कर सकते हैं, उनको विकास की मुख्य धारा में शामिल कर सकते हैं, उन्हें बेचारा होने से बचा सकते हैं। ठीक, और अगर ऐसा होता है तो न केवल हमारी तकनीकी एडवांसमेंट में भी हेल्प कर सकते हैं, जो कि बहुत पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं। भाई अगर हम बात करते हैं तो ऐसे दुनिया के तमाम वैज्ञानिक हुए हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी से पीड़ित थे। ठीक, हम देखते हैं कि इस तरीके के जो बदलाव हैं, तकनीकी बदलाव हैं, इनसे मानव का जीवन सरल तो बनता ही है, आम मानव जीवन तो सरल बनता ही है। साथ ही जो सुभित वर्ग के लिए वो एक तरीके की जो योजना, एक तरीके की जो ये तकनीकी सुविधाएं हैं या जो टेक्नोलॉजी है, वो कहीं ना कहीं वरदान साबित होती है। इसलिए एक जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, विज्ञान वरदान या अभिशाप, तो ऐसे प्रश्न में आप डालिए कि विज्ञान वरदान है, वहां आपके लिए कंटेंट का काम करेगा, है ना। और कहा गया कि जो नागरिक समाज है, सिविल सोसाइटी है, ठीक, नागरिक समाज है, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, एनजीओ हैं, सरकार है, अदालत हैं, वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जो सुभेद वर्ग है, जो वल्नरेबल सेक्शन है, वो सरकार के प्रयासों के माध्यम से, एनजीओ के प्रयासों के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रयासों के माध्यम से समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाए। कम से कम वह अपने जो जीवन को बेहतर बना सके, या कह सकते हो कि सम्मानजनक जीवन जीने में तकनीकी उसकी मदद कर सके। आगे कहा गया जो दिव्यांगों की जो समावेशन से जुड़े कुछ और विषय भी हैं, जैसे भागीदारी में कमी, भागीदारी में कमी फिजिकली, वर्चुअली, ये इस तरीके से दिव्यांगों के सामने चुनौती खड़ी होती है। तो पार्टिसिपेशन किस में, एजुकेशन में पार्टिसिपेशन, किसी भी प्रतियोगिता से, तमाम सेक्टर्स में जो पार्टिसिपेशन है उसमें ये काफी हेल्प कर सकता है। दूसरा, शिक्षा और रोजगार में कम उपस्थिति, जो एजुकेशन एंड जो जॉब है उसमें ही इनकी उपस्थिति कम है, जिसके लिए स्पेसिफिकली जो है दिव्यांगों को अलग से 4-5% का रिजर्वेशन दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी लगभग 1 से 2% लोग ही उसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं या वहां तक उसका लाभ उठा पाते हैं। अगर ये तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध हो तो उसका लाभ बेहतरी से उठाया जा सकता है, क्योंकि जो लोग स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय तक जाने में सक्षम नहीं है, वो लाइव क्लास देख सकते हैं। जैसे मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसको बहुत से यूपीएससी के एस्पिरेंट्स जो दिव्यांग हैं वो आराम से देख सकते हैं, तो उनका जो पर्पज है वो सॉल्व हो रहा है ना। फिर उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, भेदभाव सिर्फ मानसिक नहीं, भेदभाव तकनीकी क्षेत्र में भी, भेदभाव योजनाओं के संदर्भ में भी, भेदभाव कल्याणकारी विकास की संकल्पना में उनके छूट जाने को लेकर भी, ये जो चीज है वो नहीं होनी चाहिए, है ना। फिर कहा गया प्रवर्तन में स्थिरता, यानी कि कोई भी पॉलिसी है वो जब इंप्लीमेंट होने में उसको लेट होगा, डिले होगा, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी और पर्पज जो है आपका सॉल्व नहीं होगा, और जो प्रॉब्लम है वो इंक्रीज कर जाएगी, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, तो वो नहीं बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो कहा गया इसके लिए सजेशंस हैं, कई सारे सजेशंस हैं जो आर्टिकल में नहीं थे, मैंने अलग से लगाए हैं। निशक्त पहचान पोर्टल ठीक बनाया गया है सरकार के द्वारा, कि जो डिसेबल्ड हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए पोर्टल बनाया जाए। इससे क्या होगा, उनकी जिंदगी को आसान बनाया जा सकता है, क्योंकि उन तक पहुंच सुनिश्चित हो सकती है कि अगर आप डिसेबल हैं तो किस कैटेगरी के डिसेबल हैं, कितना आप डिसेबल्ड हैं, इसलिए डिसेबल्ड की भी परसेंटेज में कैटेगरी है। ठीक, सुगम्य भारत अभियान लॉन्च किया गया है। ठीक, दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना लाई गई है, रोजगार और शिक्षा में आरक्षण दिया गया है, स्वावलंबन योजना है जो उनके जीवन को बेहतर करने में, सुविधा प्रदान करने में, मुख्य धारा में शामिल करने में, इंक्लूसिव डेवलपमेंट में मददगार हो सकती है। तो इस आर्टिकल में हम लोगों ने इतनी चीजों को समझ लिया है। अब बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की, जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जापान एंड द ग्लोबल साउथ। दोस्तों ये जो आर्टिकल है इसको थोड़ा सा पेशेंसली आप लोग देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है।
जापान एंड ग्लोबल साउथ, इसके बारे में पहले थोड़ा सा आपसे बात कर लेते हैं। जैसे आपने एक वर्ड सुना ग्लोबल साउथ या ग्लोबल नॉर्थ, ठीक, ये होता क्या है? ग्लोबल साउथ और एक कंसेप्ट है ग्लोबल नॉर्थ। इसका ग्लोबल नॉर्थ का मतलब है ऐसे देश जो बेसिकली विकसित हैं। जो आप मैप देखते हो ना, मैप में जो इक्वेटर के ऊपर के देश हैं, ठीक, उनको बोला जाता है ग्लोबल नॉर्थ। ठीक, उनको बोला जाता है ग्लोबल नॉर्थ या ग्लोबल उत्तर। ठीक, और इन देशों को बेसिकली डेवलप्ड कंट्री के कैटेगरी में रखा गया है। डेवलप्ड कंट्री के कैटेगरी में रखा गया है। ठीक, डेवलप्ड कंट्री, बस यहां पर आपको इतना ही जानना है। ठीक, डेवलप्ड कंट्री के कैटेगरी में रखा गया है। और ग्लोबल साउथ का मतलब इतना है कि जो है इक्वेटर के नीचे के देश हैं, पहली चीज है। और दूसरी चीज, जो देश विकासशील हैं या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, विकासशील देश हैं। ठीक, विकासशील देश है। तो एक जो ये नया कंसेप्ट है आजकल जो बहुत चर्चा में है कई महीनों से, ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ का, ये बेसिकली एक टाइम था जब कोल्ड वॉर की सिचुएशन थी और कहीं ना कहीं जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था, बेसिकली कह सकते हैं यूएसएसआर, ठीक, जिसे अब रशिया बोला जाता है, और कैपिटलिस्ट जो कंट्रीज बेसिकली अमेरिका के बीच में। जब उस कॉन्फ्लिक्ट में, उस कोल्ड वॉर के कॉन्फ्लिक्ट में कहीं ना कहीं 1990 में यूएसएसआर टूट जाता है और ये माना जाता है कि जो दुनिया है अब एक ध्रुवी है, यूनिपोलर है। ठीक है, यानी कि पूंजीवादी विचारधारा का ही पूरी दुनिया पर नियंत्रण है। तो ये चीज बोली जाती थी और अलग अलग संदर्भों में देशों को देखा जाता था, जिसमें विकसित देश, अल्प विकसित देश, विकासशील देश, है ना, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जैसे सब वर्ड यूज किए जाते थे। तो अब जो नैरेटिव है, लेकिन जब से चाइना, इंडिया का जो है अपलिफ्टमेंट हुआ है, उभार हुआ है, उसके बाद ये जो व्यवस्था है कि जो यूनिपोलर वर्ल्ड की, एक ध्रुवी संसार की, उसमें चेंजेस आए हैं। क्योंकि चाइना में AIIB बैंक, फिलीपींस में ADB बैंक यानी कि मनीला में उसका हेडक्वार्टर है, ऐसे तमाम बड़े जो संगठन बने। ठीक, संघाई सहयोग कॉरपोरेशन की स्थापना हुई। तो उससे माना गया कि जो वेस्ट में सारी जो संस्थाओं का निर्माण होता था, उन्हीं के द्वारा वो चलाई जाती थी, उनमें अब चेंजेस आ रहे हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि उस व्यवस्था में जब बदलाव आया है तो कहीं ना कहीं जो टेंशन है वो बढ़ गई है, क्योंकि माना जाता है कि जो भविष्य का महाशक्ति होगी वो चाइना होगी और साउथ एशिया की जो ताकत पूरी दुनिया में उसका लोहा माना जाएगा। इस तरीके की बात अब बोली जा रही। नए जो जियोपॉलिटिकल जो रिलेशंस हैं उसमें माना जाता है कि चाइना और इंडिया जो है का मेजर रोल होगा। ठीक, और जिस तरीके से कोविड के बाद दुनिया में अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है, उसमें यह भी साथ साथ बोला जा रहा है कि जो चाइना है और इंडिया है, इन देशों की जो GDP दुनिया में सबसे बेहतर परफॉर्मिंग कंडीशन में होगी, है ना। तो ये जो फिर भी वेस्ट की जो कंट्रीज हैं वो बेसिक उनका बहुत मजबूत है, उनकी यानी कि उनकी इकोनॉमी का जो पिलर है वो बहुत स्ट्रांग है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में बहुत आगे हैं। तो जिस तरीके का जो इस तरीके के फ्रेज दिए जाते हैं ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ, ये बेसिकली करते क्या हैं, ये माइंडसेट को चेंज करते हैं, ये एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर आते हैं, ये एक नए तरीके की पोजीशनिंग करते हैं। ठीक, तो उसके संदर्भ में है ये आर्टिकल। बात यह है कि चूंकि इस आर्टिकल में बहुत ही डिटेल में चीजों को बताया गया है, बेसिकली यह जापान, नागासाकी और हिरोशिमा पर जब बम गिराया गया उसके बाद पूरी तरीके से जापान ने आत्मसमर्पण किया और उसके बाद कहीं ना कहीं जापान ने अपने पूरे पॉलिटिकल शिफ्ट को या पैराडाइम शिफ्ट किया और कहीं ना कहीं वो एक लंबे समय के बाद अमेरिका का सहयोगी बना। और अमेरिका चूंकि उसकी आज की पोजीशन ऐसी है कि वो पूरी दुनिया में जो अपनी ताकत है वो खोता जा रहा है, या कह सकते हैं उसकी ताकत सिकुड़ती जा रही है, उसको दक्षिण एशिया से, चाइना से एक अच्छा कंपटीशन मिल रहा है। तो बहुत से देशों में को जो वो सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराता था उसमें कमी आई है और ट्रंप के आने के बाद इसमें और तेजी आई। तो प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि जापान जैसे देश जो आर्थिक महाशक्ति तो हैं लेकिन भौगोलिक जो है संपन्नता उनके पास नहीं है। ठीक, तो उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं, या उनके जो रिलेशन है वो
पश्चिमी या पूंजीवादी मानसिकता वाले राष्ट्रों के साथ तेजी के साथ जुड़े हुए थे। अब जब ट्रंप ने यह कहा कि हम ऐसे राष्ट्रों की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी या पूरी गारंटी नहीं लेते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये इन देशों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो अपनी मिलिट्री पावर, अपनी इक्विपमेंट्स को, वेपन्स को और स्ट्रांग बनाए। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो साउथ और ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट अलग तरीके के हैं, ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज के जो वेस्टेड इंटरेस्ट अलग तरीके के, तो इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे बचने की कोशिश है। यह भी इस आर्टिकल में बताया गया है कि इंडिया एंड जापान किस तरीके से किन किन बिंदुओं पर साथ आकर भविष्य में एशिया प्रशांत महासागर में अपने जो हितों को, अपने भू राजनीतिक हितों को, अपने आर्थिक हितों को मजबूत कर सकते हैं, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को भी स्ट्रांग कर सकते हैं और इकोनॉमिक रिलेशंस को भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं। साथ में जापान और इंडिया साउथ साउथ कॉपरेशन को लेकर भी सहमत हैं। तो इसके पहले जो शिंजो एबे और उसके बाद अब फुमियो किशिदा जो वहां के हेड रहे हैं, उनकी ये बहुत ही कोशिश है कि इंडिया और जापान, चूंकि चाइना के साथ जापान के अपने कॉन्फ्लिक्ट हैं साउथ चाइना सी को लेकर, साथ ही उत्तर कोरिया और जापान के भी अपने कॉन्फ्लिक्ट हैं। तो ऐसे में इस बात को लेकर जापान और तेजी के साथ सशंकित है कि जिस तरीके से भूमि के मामले को लेकर, लैंड इशू को लेकर यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट है, तो क्यों ना हम अपनी जो सीमाई सुरक्षा है, अपनी सीमाई संप्रभुता है, राष्ट्रीय संप्रभुता है, उसको लेकर पहले से ही चेत जाएं, उसको लेकर पहले से अपने कंसर्न्स को देखते हुए दुनिया के ऐसे देशों के साथ संपर्क में रहें जिससे हमारी जो व्यवस्था है वो बेहतर बनी रहे, हमारी जियोपॉलिटिकल रिलेशन स्ट्रांग हो, हमारी जो रीजनल जो सिक्योरिटी वो बनी रहे और हमारी जो सॉवरेनिटी है वो मेंटेन रहे। इसका एक अच्छा काम कहीं ना कहीं जापान ने किया क्वाड में शामिल होकर। ठीक, क्वाड्रिलेटरल जो इंगेजमेंट है उसमें शामिल होकर जापान ने कहीं ना कहीं चीन को प्रतिसंतुलित करने में भारत और जो अमेरिका की मदद करने की कोशिश की थी। अब जापान के जो एस्पिरेशंस हैं, जापान के जो कंसर्न हैं, वो भविष्य को लेकर एकदम पृथक हैं। उन सारी बातों को हम लोग इस आर्टिकल में देखेंगे। ठीक है, देखिए ये जो आर्टिकल है आपके किस पेपर के कैसे रिलेट करता है, जापान एंड इट्स ग्लोबल साउथ। ठीक, अब मैंने बैकग्राउंड आपको पूरा बता दिया, अब आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए जीएस पेपर 2 में क्या बोला जा रहा है, बायलेटरल, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एंड वैश्विक ग्रुपिंग, वैश्विक समूह एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडियाज एंड अदर इफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, यानी कि द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और वैश्विक समूह जो भारत के हितों को प्रभावित करते हो। ठीक, एक ये यूनिट है। प्लस पेपर 2 में नेक्स्ट यूनिट है इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियन इंटरेस्ट, यानी कि विकसित और विकासशील देशों की नीतियों का भारत पर पड़ने वाला प्रभाव। ठीक, तो आइए देखते हैं कि क्या इस आर्टिकल में कहा गया है। उसके पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो एस्सेस पूछे जा रहे हैं, इतने कॉम्प्लेक्स एस्से पूछे जा रहे हैं, जो इतने कह सकते हो कॉम्प्रहेंसिव यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जैसे एक ऐसे पूछा गया, विवेक सत्य को खोज निकालता है। विवेक सत्य को, विवेक के नहीं, विवेक सत्य को खोज निकालता है, विजडम फाइंड ट्रुथ। ठीक, तो विवेक सत्य को कैसे खोज निकालता है, जैसे कि इंडिया को अपने एस्पिरेशंस, अपनी महत्वाकांक्षाओं को देखना होगा। वासुधैव कुटुंबकम एक आदर्शवादी संकल्पना है, पंचशील सिद्धांत एक आदर्शवादी संकल्पना है, लेकिन जो दुनिया है वो रियलिस्टिक है। कहा जाता है कि नो बडी परमानेंट फ्रेंड और एनिमी। विदेश नीति के मामले में कोई भी सदैव ना तो मित्र रहता है ना शत्रु रहता है। ठीक, तो ये जो तमाम फ्रेज यूज होते हैं, जो बातें हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी जो पॉलिटिकल जो कमिटमेंट हैं, जो पॉलिटिकल नीड्स हैं, जियो पॉलिटिकल कमिटमेंट और नीड्स हैं, उसको कहीं ना कहीं मजबूत करती हैं। ठीक, तो जैसे कहा गया विवेक सत्य को खोज निकालता है, यानी कि ट्रुथ क्या है, सत्य क्या है। सत्य यह है कि दुनिया आदर्शवाद से नहीं चलती, दुनिया चलती है रियलिटी से, और रियलिटी को अगर हमें अचीव करना है, उसमें अपने आप को बनाए रखना है, मजबूत रखना है, तो हमें बहुत हाइपरबोलिक नहीं होना होगा, हमें बहुत आइडियलिस्टिक नहीं होना होगा, बल्कि हमें रियलिस्टिक फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स में जाना पड़ेगा। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम एथिक्स को नहीं छोड़ेंगे,
हम नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को यूज करेंगे कि हम किसी पर पहले हथियार का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई हमारे देश पर हमला ही कर दे और हम जो है स्माइलिंग बुद्धा की बात करते रहें, तो वो चीज़ भी हमें नहीं करनी है। ठीक, तो वहां पर आप इसको यूज करेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा गया पिछले सालों में, रक्षा सेवाओं के संदर्भ में देशभक्ति, ये जीएस पेपर 4 में है। अब आप लोग सोचेंगे कि एथिक्स में इसका यूज क्या है, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अंतरराष्ट्रीय नैतिकता एक जो है टॉपिक है, वहां पर आप इसका यूज करते हैं। ठीक, इंटरनेशनल मोरालिटी। ठीक है, रक्षा सेवाओं के संदर्भ में देशभक्ति राष्ट्र की रक्षा करने में अपना जीवन उत्सर्ग यानी न्यौछावर करने तक की तत्परता की अपेक्षा करती है। आपके जीवन में असैनिक देशभक्ति यानी नॉन मिलिट्री जो है, जो पैट्रोनिज्म है, से क्या तात्पर्य है, उदाहरण के साथ समझाइए। ठीक, कि यानी कि जो मिलिट्री पर्सन है, जो सेना में लोग हैं, वो तो देशभक्ति उनकी तो औपचारिक देशभक्ति है ही। ठीक, वो फॉर्मल सर्विस के द्वारा जो है देशभक्ति व्यक्त करते हैं, लेकिन असैनिक जीवन में एक कॉमन जो है मैन अपनी देशभक्ति को कैसे व्यक्त कर सकता है, तो वहां ये चीज। दूसरा, अब इसको कैसे हम व्यक्त कर सकते हैं, यानी ऐसी मजबूत सरकार जो भारत के हितों को रियलिस्टिक फॉर्म या रियलिस्टिक नेचर में देखती हो। ठीक, उस सरकार को वोट देना, उस सरकार के विचारों के साथ हमें बढ़ना होगा, क्योंकि हमारा जनता का उद्देश्य है देश की संप्रभुता सुरक्षा की रक्षा करना, देश को विकास के दिशा में आगे बढ़ाना, लोक कल्याण की भावना जगाना, और ऐसा करने में अगर कोई सरकार काम करती है तो हमें उसे दोबारा चुनना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वहित में हर व्यक्ति का हित निहित है। सर्वहित में ही हर व्यक्ति का हित निहित है, इस कथन से आप क्या समझते हैं? सार्वजनिक जीवन में इस सिद्धांत का पालन आप कैसे करेंगे? अब देखिए, क्वेश्चन इथिक्स का है, हम इंटरनेशनल रिलेशन से मुझे जोड़ रहे हैं। सर्वहित में ही हर व्यक्ति का निहित है। भारत वासुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभाव, ठीक, मानवता की बात करता है, नो फर्स्ट यूज की बात करता है। ठीक, ये सब आदर्शवादी बात करता है। और भारत एक ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट व्यू से किसी भी देश में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे अभी टर्की में प्रॉब्लम आई, भारत पहले गया, अगर नेपाल में प्रॉब्लम आई, अगर श्रीलंका में प्रॉब्लम आई, अगर मालदीव्स में कोई प्रॉब्लम है जो कि नेचुरल जो है कैलेमिटी है या मैन मेड कैलेमिटी है, उसमें भारत सबसे पहले हेल्प करने पहुंचता है। ठीक, मिडिल ईस्ट में हमने अफगानिस्तान के मामले में भी ये देखा। लेकिन ये हम इसलिए करते हैं कि सर्वहित में ही हर व्यक्ति का हित निहित है। हम अफगानिस्तान में और नेपाल में, ऐसे तमाम देशों में उनकी, चाहे तो आप कह सकते हो कि मेडिसिन के मामले में जब पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन को लेकर चुनौती थी, तब हमने काफ़ी जो है पीपी किट और तमाम सेवाओं को जो है पहुंचाया, निःशुल्क पहुंचाने का काम किया। तो सर्वहित में ही हर व्यक्ति का निहित है, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट है। ठीक, इस कथन से आप क्या समझते हो? तो आप इसको इस तरह से लिखोगे, सार्वजनिक जीवन में इस सिद्धांत का आप पालन कैसे करेंगे। मान लो आप सिविल सर्वेंट हैं, तो आप ये बता दीजिए कि सिद्धांत का पालन कैसे करेंगे, लेकिन आधे प्रश्न में आपका ये आर्टिकल प्रासंगिक होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पिछले सालों में, हाल के वर्षों में भारत और जापान के मध्य आर्थिक संबंधों में विकास हुआ है, परंतु अब भी संभावना से कम है। यानी जितनी पॉसिबिलिटीज इंडिया एंड जापान रिलेशन में होनी चाहिए, क्योंकि जापान एक क्या है, टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर है, और इंडिया में उसको कितना ज्यादा उसको हम भुना सकते हैं, कितना ज्यादा उनके साथ हम अच्छे संबंध रखकर भारत को आर्थिक तौर पर समृद्ध करने में, एफडीआई वहां से लाने में, टेक्नोलॉजी लाने में हेल्प ले सकते हैं। ठीक, तो कहा गया उन नीतिगत व्यवधानों के, यानी पॉलिसी जो पैरालिसिस है, जो पॉलिसी हर्डल्स, उनकी बाधा जो है, उनको बताते हुए सजेशंस दीजिए कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर आर्टिकल पर, जो इतना समझाने के बाद आपको क्लियर होगा आई थिंक। कहा गया जापान एंड द ग्लोबल साउथ। ठीक, इसमें कहा गया कई विकासशील राष्ट्र यूक्रेन और रूस आक्रमण की निंदा करने से बच रहे हैं। क्यों बच रहे हैं? ये एक लंबा आर्टिकल है, थोड़ा पेशेंसली इसको देखिएगा, लेकिन बहुत चीजें आपकी क्लियर होंगी। जो मैंने पीछे बताया ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ, क्योंकि ग्लोबल साउथ में जो देश हैं वो गरीब देश हैं। ठीक, उनकी जरूरतें हैं, उनको जो आइलैंड कंट्रीज हैं उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, जापान, रशिया अलग अलग देशों की अलग अलग मदद करता है। ठीक, तो ऐसे में अगर हम किसी की खुलकर आलोचना करते हैं तो वहां कहीं ना कहीं जो हमारे जो पर्पस हैं वो नहीं सॉल्व होंगे, हमारी जो उनके साथ इंगेजमेंट है, उनके साथ जो रिलेशन है वो
एक अच्छे तौर तरीके से, बेहतर तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम बनी बनी रहेगी, है ना। कहा जा रहा है जबकि क्षेत्रीय संप्रभुता, रीजनल जो सॉवरेंटी है, और राष्ट्र व राज्यों के जो आंतरिक मामले में गैर हस्तक्षेप के विचारों को गहराई से महत्व देते हैं। ठीक, यानी हम एक तरफ उनके संदर्भ में बोल भी नहीं रहे हैं, लेकिन हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो रीजनल जो सॉवरेंटी है वो नहीं रहे। यानी कि चाइना अगर अपने कृत्रिम द्वीप बनाता है, अगर वो जापान की सीमा में प्रवेश करता है, अगर वो दक्षिण चीन सागर में बहुत से टापुओं पर हमला करता है, अगर वो हांगकांग को अपना बताता है, अगर वो वियतनाम को अपना बताने की कोशिश करता है, अगर वो वन चाइना पॉलिसी को लागू करता है, तो इन सब संदर्भों में रीजनल जो सॉवरेंटी है उसका क्या होगा, तो उसको लेकर कंसर्न भी इनके दिमाग में है। उसको लेकर ये बहुत जो है ज्यादा उत्साहित हैं कि वो जो चीज बनी रहनी चाहिए। ठीक, और आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप की बात होनी चाहिए कि अगर किसी देश का इंटरनल इशू है, जैसे डेमोक्रेसी का मामला है श्रीलंका में, वियतनाम में, हांगकांग में, मालदीव में, ठीक, नेपाल में, म्यांमार में, बांग्लादेश में, तो ये लोग चाहते हैं, तिब्बत में, तो ये लोग चाहते हैं कि हमारी जो रीजनल सॉवरेंटी है और हमारी जो पर्सनल डिग्निटी है वो बनी रहनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन जो दो देशों के बीच में लड़ाई है, उस लड़ाई में किसी भी एक खेमे में जाने से बच रहे हैं, वहां मौन कारक के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक, पश्चिमी देशों ने दक्षिण की राजनीति भागीदारी की उपेक्षा की है, और ये पाया गया। अब देखो यहां आगे आर्टिकल में ये बात बोला जा रहा है, आर्टिकल बोल रहा है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन्होंने जो दक्षिण एशिया के देश हैं या साउथ की कंट्रीज हैं, उनकी जो पॉलिटिकल पार्टनर्स, जो पार्टिसिपेशन उन देशों के संदर्भ में, उसकी सदैव उपेक्षा की। यानी उनको विकासशील देशों के कल्याण से बहुत औपचारिक मतलब नहीं है, बहुत सीधा उनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक, शीत युद्ध के दौरान भी जब कोल्ड वार चल रहा था 1945 के बाद से 1990 तक, पश्चिम ने वैश्विक दक्षिण के रणनीतिक प्रभाव को लेकर रूस को साथ लेकर प्रतिस्पर्धा की थी। यानी कि यहां यह बताने की कोशिश है कि जो कोल्ड वार का टाइम था, उस दौरान भी दुनिया के तमाम देशों को यह डराया गया, जबरन उनको पूंजीवादी विचारधारा में शामिल किया गया। कहीं ना कहीं भारत पर भी वेस्टर्न कंट्रीज का, स्पेसिफिकली अमेरिका का दबाव था कि भारत कहीं ना कहीं जो है अपनी बाजार को उदार बनाए और अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोल दे, है ना। शक्ति संतुलन का सिद्धांत, अब बैलेंस ऑफ पावर की जो है या बैलेंसिंग एक्ट की डिप्लोमेसी पर ऐसे में देशों को जाना चाहिए, यहां पर यह बात बोली जा रही है। उत्तर के देश लोकतांत्रिक आधार पर शीर्ष पर पहुंच गए हैं। ठीक, चलो ठीक है, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं वहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, उनके यहां जो डेमोक्रेसी है वो ज्यादा सक्सेसफुल है। ठीक, फिर आगे बोला गया 2007 में शिंजो अबे, ठीक है, जो कि जापान के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भारतीय संसद को संबोधित करते हुए भारत प्रशांत क्षेत्र में एशियाई लोकतंत्र के गठबंधन की बात करी थी कि जो एशिया पैसिफिक रीजन है वहां पर जो डेमोक्रेसी है वहां मजबूत होनी चाहिए। इस तरीके की संभावना, इस तरीके के विचार का नैरेटिव कहीं ना कहीं शिंजो अबे ने उस दौरान 2007 में ही रखा था, जिसने चतुर्भुज का रूप धारण कर लिया। ठीक, जो हम आज बात करते हैं, क्वाड की बात करते हैं, क्वाड्रिलेटरल एंगेजमेंट की बात करते हैं, वो उसी से निकला हुआ कंसेप्ट है। टोक्यो की सुदृढ़ता या टोक्यो की दृढ़ता के कारण एशिया के भू राजनीतिक क्षेत्र में मजबूती देखी गई। यानी कि जापान का जो पॉलिटिक्स निकली है, जो जापान की आइडियोलॉजी है, उसने कहीं ना कहीं जो एशिया में जो पॉलिटिकल नैरेटिव है उसमें पैराडाइम शिफ्ट लाने का काम किया, उसमें बदलाव लाने का काम किया है। ये जो बदलाव है कहीं ना कहीं दक्षिण एशिया के देशों और संपूर्ण एशिया के देशों में एक नए तरीके की विचारधारा या नए तरीके का जो कोहेरेंस है उसको जो है लाने का काम किया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि जो विकासशील देश होते हैं उन पर कहीं ना कहीं IMF, WTO, वर्ल्ड बैंक तमाम तरीके के हर्डल्स, तमाम तरीके की चुनौतियां भी उत्पन्न करता है। तो अगर रीजनल कनेक्टिविटी और रीजनल इंटीग्रिटी होती है तो ऐसे बड़े मंचों पर जब हम WTO में कोई बात लेकर जाते हैं और अगर एक साथ हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो बात को हमारी में वजन बढ़ जाता है, उन विचारों का वजन बढ़ जाता है। तो वहां जो समझौते लिखे जाते हैं, समझौतों पर बात होती है, तो उसमें अच्छी खासी बार्गेनिंग हो सकती है। ठीक, कहा गया वर्तमान जापानी प्रधानमंत्री, ठीक,
ग्लोबल साउथ के द्वारा 6-7 देशों को शीर्ष पर रखने की पहल की है। यानी उनकी कोशिश है कि जो बेसिकली जो G7 के देश हैं, ठीक है, वो कोशिश कर रहे हैं, फेमियो किसदा ये कोशिश कर रहे हैं कि G7 के देश, बेसिकली जो विकासशील देशों का संगठन है, उनको शीर्ष पर रखा जाए। अब ऐसा करने की कोशिश वो क्यों कर रहे हैं भाई? ये कहा जाता है कि विदेश नीति में कोई निजी शत्रु और निजी मित्र नहीं होता, परमानेंट नहीं होता। ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं कि उनकी एस्पिरेशंस हैं, उनकी इच्छा है कि कहीं ना कहीं जो विकासशील देशों के अगर हित बढ़ेंगे, मजबूत होंगे, उनके देश में डेमोक्रेसी रहेगी, तो रीजनल जो सॉवरेंटी है, रीजनल जो पीस है, रीजनल जो इंटीग्रिटी है, वो मेंटेन रहेगी। तो उसमें उनके हित हैं, और वो अगर इंटीग्रेट रहेंगे, एकीकृत रहेंगे, तो जो कह सकते हो जो इंक्रोचमेंट है, जो दूसरे देशों की संप्रभुता में हस्तक्षेप करने की बात है उसके द्वारा, चाइना के द्वारा, उसको भी प्रतिसंतुलित किया जा सकेगा। फिर कहा गया, चूंकि पूंजीवादी विचारधारा ने वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ की अवधारणा को सदैव नकारा है, यानी जो पूंजीवादी मुल्क हैं वो ऐसा कोई कंसेप्ट मानते ही नहीं कि ग्लोबल साउथ जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। ये फोमियो किसदा कह रहे हैं। वर्तमान में तीसरी दुनिया यानी थर्ड वर्ल्ड के कई राष्ट्र विकसित बन चुके हैं, ठीक, तीसरी दुनिया के देश, जैसे चाइना को ही बोला जा रहा है कि चाइना एक विकसित राष्ट्र है, चाइना एक विकसित राष्ट्र है, ठीक। भारत की पश्चिमी झुकाव और वैश्विक दक्षिण के समर्थन की रणनीतिक साझेदारी को दिखाता है। यानी कि भारत कहीं ना कहीं इस कंसेप्ट की तरफ, ये नए पैराडाइम शिफ्ट के दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा है कि वो पश्चिम के देशों के साथ बेस्ट टेक्नोलॉजी ले रहा है, बेस्ट उनके साथ पैक्ट कर रहा है, ज्यादा वहां से एफडीआई लाने की कोशिश कर रहा है, और जियोपॉलिटिकल रिलेशंस में उनके साथ बेहतर पोजीशनिंग में है। लेकिन वो साउथ के देशों के साथ यानी कि विकासशील देशों के साथ भी एक बेहतर पोजीशन में है, उनके साथ भी उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर है, क्योंकि देश ये समझ चुके हैं कि जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी है वो, और जो कहीं ना कहीं जो डेट ट्रैप की पॉलिसी है चाइना की, वो कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान पहुंचाएगी। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे देशों को नुकसान पहुंचाएगा जिसको चाइना डेट ट्रैप में फंसाए हुए है, कर्ज के जाल में फंसाए हुए है। जापान का वैश्विक दक्षिण पर जो फोकस करना अपनी विदेश नीति और सुरक्षा नीतियों में परिवर्तन के कारण देखने को मिलता है। जो मैंने सबसे पहले बात बोली थी कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जो हम इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट किसी देश की मदद इस तरह से करने से अब थोड़ा सा बचेंगे, क्योंकि वो इनको इकोनॉमी भी उनकी श्रिंक कर रही है, ठीक। तो कहीं ना कहीं जो मैंने बोला था कि जापान अपनी जो है जीडीपी का 2% डिफेंस में खर्च करने की कोशिश कर रहा है, वो ये बात उसी को पोस्ट करती है। जापान चीन से भौगोलिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, ठीक। जो मैंने बताया कई आइलैंड्स का डिस्प्यूट उनके साथ है, छोटे छोटे, ठीक है। वह रूस और यूक्रेन प्रतिक्रिया से बचने के लिए रणनीतिक प्रयास कर रहा है। यानी कि जिस तरीके से, वही बात है कि ना, समझदार के लिए इशारा काफी। तो जिस तरीके से रूस एंड यूक्रेन के बीच में डिस्प्यूट है, ठीक, वो डिस्प्यूट जो एक लंबे समय से बढ़ता चला आ रहा है और 1 साल से ज्यादा हो चुके हैं युद्ध के, तो कहीं ना कहीं जापान ऐसा चाहता है कि इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट, आपसी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं चाइना के साथ उनका नहीं होना चाहिए। इसलिए वो इस तरीके की स्ट्रेटेजिक जो है कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ना हो, ठीक। आगे कहा गया, जापान जो है प्रो प्रतिघात क्षमता, साइबर सुरक्षा क्षमताओं को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, चूंकि चाइना एक बहुत कह सकते हो कि क्लेवर नेशन है, बहुत ही धूर्त राष्ट्र भी उसे आप कह सकते हो। अभी आप देख रहे हो कि उसने अमेरिका में कह सकते हो कि तमाम बैलून छोड़े जहां पर वो स्ट्रेटेजिकली चीजों को जानने की कोशिश कर रहा है। उसने श्रीलंका के हम्बनटोटा के पास एक ऐसे शिप को लगाया बड़े, जिससे कहीं ना कहीं जो समुद्र के अंदर की जो सिक्योरिटी जो एसेट्स हैं उनके बारे में वो जानकारी लेने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में जापान ये बात समझता है कि जो उसकी प्रतिघात नीति है और जो साइबर सिक्योरिटी क्षमताओं को अगर हम बेहतर तरीके से बढ़ाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जापान तकनीकी में बेहतर है, और अगर इस तरीके के तकनीकी जानकारियां उसकी चोरी होती हैं, इनोवेशन चोरी होते हैं, और या सिक्योरिटी के लिए थ्रेट क्रिएट होता है, तो कहीं ना कहीं एक साइबर वारफेयर की सिचुएशन होगी जिसमें देश की जो स्थिरता है उसको खतरा उत्पन्न होगा, ठीक। हथियार का हस्तांतरण क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बड़ी जिम्मेदारी लेना शामिल है। यानी कि जापान ये कोशिश कर रहा है कि जो वेपन्स हैं उनका जो देशों के लिए, अगर उनको हम देशों को बेचते हैं, देशों को देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी
न केवल आर्थिक आय बढ़ेगी बल्कि क्षेत्रीय संतुलन भी उससे कायम होगा। ठीक, कूटनीति को रक्षा क्षमताओं द्वारा समर्थित करने की योजना है। ठीक, यानी कि हम जो अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, जो उनकी स्ट्रेटजी हो, जो रणनीति हो, उसमें डिफेंस सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट एसेट हो। अगर डिफेंस स्ट्रेटजी में शामिल हो गया तो ना केवल उनको इनकम बढ़ेगी उनकी, बल्कि रीजनल पीस एंड सॉवरेंटी मेंटेन होगी। ठीक, आगे कहा गया वैश्विक दक्षिण को लेकर यथार्थवादी दृष्टिकोण। ठीक, भारत और जापान अपना रहे हैं। जो ग्लोबल साउथ है उसको लेकर जो रियलिस्टिक अप्रोच पर हम जा रहे हैं कि हम उस आदर्शवादी संकल्पना का सम्मान तो करते हैं, लेकिन जीवन जीने का जो तरीका है वो यथार्थता से आता है। क्योंकि जब प्रॉब्लम सामने खड़ी होगी, सामने मुंबई खड़ी होगी, तो वहां पर जो आइडियलिज्म काम नहीं करेगा, वहां रियलिस्टिक जो डिप्लोमेसी है, रियलिस्टिक जियोपॉलिटिकल रिलेशंस हैं, वही काम आएंगे। तो उसके लिए वो पहले से तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि वैश्वीकरण के बावजूद विश्वास के मूल्यों से दुनिया संचालित नहीं हो रही है। ठीक, आज का दुनिया ग्लोबल वर्ल्ड है, तो हर देश एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है ना। कहा जा रहा है ग्लोबल विलेज हो चुका है पूरी दुनिया, इंटीग्रेटेड है हर तरीके से। लेकिन उसके बावजूद क्या ग्लोबलाइजेशन इस तरीके का म्यूचुअल ट्रस्ट पैदा कर रहा है जिससे हम किसी देश पर विश्वास करके ये मान के चलें कि वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होगा? तो कहा जा रहा है इससे काम नहीं होने वाला है, बल्कि हमें अपने अंदर से मजबूत होना पड़ेगा, स्ट्रांग होना पड़ेगा किसी भी नेशन को, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड टेक्नोलॉजिकली। आगे कहा जा रहा है अतः भारत व अन्य राष्ट्रों को अपने मूल्यों पर अधिक प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता है। अब उनके जो अपने मूल्य हैं वो क्या है दोस्तों? उनके मूल्य हैं इंटीग्रिटी, सॉवरेंटी, ये चीज। ठीक, तथा पूर्व धारणाओं के साथ विनम्र रहने की भी आवश्यकता है। ठीक, इसका यह मतलब नहीं है कि हम किसी पर पहले यूज करें, फर्स्ट यूज की पॉलिसी को हम तोड़ दें। अगर नीड होती है तब हम तोड़ें। ठीक, तो हमारी जो पूर्व धारणाएं हैं, जो वासुधैव कुटुंबकम की बात करती हैं, मानवता की बात करती हैं, करुणा की बात करती हैं, नेवर फर्स्ट की बात करती हैं, उसको भी हम सम्मान करना चाहिए। यानी कि एक तरीके का एट द टाइम, एट द सिचुएशन के हिसाब से हमें अपनी डिप्लोमेसी को जो है एक्ट करना होगा। फिर कहा गया यदि हम वैश्विक दक्षिण को छोड़कर अंतरराष्ट्रीय एक ध्रुवीकरण में अपनी विदेश नीति को बढ़ाएंगे तो हमें नुकसान होगा। यानी कि जो ग्लोबल साउथ का जो नैरेटिव है ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल साउथ का नैरेटिव अगर हम ये भूल जाएं, बहुत ही हाइपर आइडियलिस्टिक हो जाएं, तो बात नहीं बनने वाली। क्योंकि दुनिया में राज वही करता है जो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, जियोपॉलिटिकली जो है आप लीड लेता है। तो कहीं ना कहीं हमें ग्लोबल साउथ के जो कंसेप्ट में कहीं ना कहीं चाइना को प्रतिसंतुलित भी करना है और विश्व में एक महाशक्ति भी बनना है। तो हमें ग्लोबल साउथ के नैरेटिव को साथ लेकर चलना होगा। फिर कहा गया पश्चिम ने हाल के देशों में दक्षिण वैश्विक के साथ राजनीतिक जुड़ाव की उपेक्षा की है। पश्चिमी देशों ने जो ग्लोबल साउथ का कंसेप्ट है उसके साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूरी बनाने की कोशिश की, बल्कि वो विकसित देशों के साथ उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो पोजीशनिंग है, वो कहीं ज्यादा मजबूत है। ठीक है, इतिहास भी इसका साक्षी है। ठीक, जैसे कोल्ड वार के दौरान वो किसकी मदद कर रहे थे? विकसित देशों की। किस नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे थे? कैपिटलिस्ट माइंडसेट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो इतिहास साक्षी है, इसलिए मैंने लिखा। पश्चिमी देशों ने 1990 के बाद साझा विचार के अलावा कुछ नहीं किया। ठीक, यानी कि उनका साझा विचार क्या था? कैपिटलिज्म। वो पूंजीवाद को आगे बढ़ावा देना चाहते थे। तो वो कैपिटलिस्ट माइंडसेट को आगे करके पूरी दुनिया में अपनी आइडियोलॉजी और अपने आइडियोलॉजिकल जो कमिटमेंट को दर्शाना चाहते थे और कहीं ना कहीं अपनी हेजेमनी स्टेब्लिश करना चाहते थे, अपना प्राधान्य स्थापित करना चाहते थे। और उस काम में वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक सफल भी हुए। वर्तमान वैश्विक, आगे कहा गया वर्तमान वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए जो G7 है और जो विकासशील देशों के बीच में अधिक सहयोग इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, ये बात बोली जा रही है। वैश्विक दक्षिण की साझेदारी के बावजूद भारत जापान साउथ साउथ कॉपरेशन में भू राजनीतिक रणनीतिक साझेदारी को लेकर भी सहमत हैं। ठीक, कि जो साउथ साउथ कॉपरेशन है उसमें जापान और इंडिया की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो, प्लस जो ग्लोबल साउथ के साथ हम साथ में जुड़े, प्लस G7 देशों के साथ भी हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर रहनी चाहिए। भारत सदैव जापान की एशिया में भूमिका का समर्थन करता रहा है, कि भारत हमेशा ही मानता है कि जापान की जो भूमिका है वो एशिया में बड़ी है, क्योंकि जापान तकनीकी में आगे है, जापान इन्वेस्टमेंट में आगे है,
तो ऐसे में जापान का सहयोग हमारे लिए मायने रखता है। क्वाड में जापान के एशिया में शामिल होने से एशिया में चीन केंद्रित दृष्टिकोण को भी चुनौती मिली। जो चाइना सेंट्रिक एशिया बन रहा था, उसमें जब जापान क्वाड में शामिल हो गया तो कहीं ना कहीं जो चाइना सेंट्रिक एशिया बन रहा था उसको कहीं ना कहीं उसकी जो तीव्रता को रोकने में तेजी के साथ आसानी मिली है। वो जो तीव्रता है उसकी कहीं ना कहीं उसके सामने जापान एक बाधा बना हुआ है। और अगर भारत के साथ जापान के संबंध लगातार बेहतर होते रहते हैं तो जापान और भारत के जो हित हैं वो न केवल सधेंगे बल्कि क्षेत्रीय संतुलन भी बने रहेगा। जापान भारत संबंध उत्तर व दक्षिण के देशों के साथ साझेदारी बढ़ाने में भी सहायक है। क्यों सहायक है? क्योंकि जापान एक जो है ऐसा देश है जो पूंजीवादी राष्ट्र है, लेकिन उसकी जियोग्राफिकल पोजीशन कुछ ऐसी है जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं चाइना से, उत्तर कोरिया से थोड़ा सा कह सकते हो कि पीछे रह जाता है। तो ऐसे में एक विकसित देश होने के बावजूद, एक पूंजीवादी राष्ट्र होने के बावजूद भी उसकी अपनी कुछ जो है परिस्थितियां हैं, अपनी कुछ चुनौतियां हैं, जिसमें जो है भारत के साथ उसके अंडरस्टैंडिंग से काफी लाभ हो सकता है। ठीक है, तो आशा करूंगा कि आपको जो ये वीडियो है ये बहुत पसंद आएगा और आपकी जो भारत और जापान पर जो आपके विचार हैं वो और मजबूत हुए होंगे, पुष्ट हुए होंगे। और जो आपने ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बारे में जो आपने अभी तक शायद ना पढ़ा हो या पढ़ा हो तो उस पर आपकी समझ अच्छी होगी। ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ पर भविष्य में ये मान के चलिए लगभग क्वेश्चन आना तय है यूपीएससी में, क्योंकि यूपीएससी उन क्वेश्चंस को ज्यादा पूछता है जो बहुत ही एडवांस आइडियाज होते हैं। तो मैंने ये कोशिश की है, आकार इसकी टीम इसके लिए आप सभी के लिए प्रतिबद्ध है। आशा करूंगा कि आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।